श्री नितिन गडकरी जी हैं, भारत सरकार में सड़क परिवहन मंत्री हैं और आपके परिवहन मंत्रालय में रहते हुए जितने अभूतपूर्व और अविस्मरणीय कार्य हुए हैं उसमें राजस्थान भी अछूता नहीं रहा है। मैं नितिन गडकरी जी का आज यहाँ पे स्वागत करता हूँ। श्री नारायण जी पंचारिया हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और वर्तमान में प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। डिप्टी मेयर, मैं सोचता हूँ आप सब लोग परिचित होंगे, कराऊँ ना परिचय? तो मैं गडकरी जी से निवेदन करूँगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार। कल जयपुर का स्थापना दिन है। मैं इस उपलक्ष्य में जयपुर की जनता को कल के लिए बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। आप सबको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इसके लिए है। जो भारतीय जनता पार्टी के उद्दिष्ट है उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, जो हमारा आत्मा है। राष्ट्र सर्वोपरि, यही भाव पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है और इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध और संपन्न करने के लिए जरूरी है गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सुशासन और विकास। और सुशासन और विकास से हमारा मिशन है और हमारा उद्दिष्ट है अंत्योदय, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन था। विशेष रूप से जो समाज के शोषित, पीड़ित और दलित हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम लोग भगवान मानकर उसकी निरंतर सेवा करते रहे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन हमारा उद्दिष्ट है। ये तीनों बातों को पूरा करने के लिए लोकतंत्र में जब हम सत्ता में रहते तो गुड गवर्नेंस के द्वारा इन उद्दिष्टों को पूरा करना, और अगर विपक्ष में रहेंगे तो लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका में अपना काम करना, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी इसी उद्दिष्टों को रखकर उनके नेतृत्व में सरकार ने काम किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पार्टी को बहुत अच्छी मेजॉरिटी मिली और इसी उद्दिष्ट के साथ हम काम कर रहे हैं। और इसी उद्दिष्ट के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा भारत विश्वगुरु बने। अभी हम दुनिया में आर्थिक ताकत के रूप में 5वें नंबर पर है, हम 3रे नंबर पर आए और हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ये भी हमारा एक प्रकार से सपना है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, इसी उद्दिष्ट के साथ लेकर हम काम कर रहे हैं। और ये करना होगा तो स्वाभाविक रूप से पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इसके सिवा ये नहीं होगा। जो हमारी नीतियाँ हैं वो गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करके हम किस प्रकार से प्रगति और विकास की ओर जा सकते हैं, उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में पक्के घर 5 करोड़ परिवारों को हमारी सरकार में दिए गए, जिसमें से 20 लाख परिवारों को राजस्थान में मकान मिले। शौचालय भारत में 12 करोड़ से अधिक बने, राजस्थान में 83 लाख परिवार को शौचालय निर्माण हुए। जल जीवन मिशन में
7 करोड़ से अधिक परिवारों को नल दिया गया और राजस्थान में भी ये कार्य हो रहा है। राजस्थान में 40 लाख से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अनुरूप करीब 12 करोड़ से अधिक किसान भाइयों को राजस्थान में 80 लाख से अधिक 12 करोड़ रुपए करीब 80 लाख से अधिक किसान भाइयों को मिले। भारत सरकार की ओर से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए जो स्वास्थ्य की सुविधा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मुझे बहुत खुशी है कि देश भर में 10 करोड़ से अधिक माता बहनों को उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन दिए, जबकि राजस्थान में 70 लाख से अधिक परिवारों को गैस कनेक्शन पहुंचे। कोरोना काल में देश में 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन, जबकि राजस्थान में 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासियों को भी उसका लाभ मिला। ये हमारी सरकार की उपलब्धि। एयरपोर्ट्स बने, नए रेलवे के स्टेशंस बन रहे हैं, पर जो डिटेल में इसके सब की जानकारी तो आपके पास है ही। पर राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। बहुत पुराने समय से राजस्थान में पीने के पानी की भी उपलब्धता काफ़ी कम थी। इसके कारण बड़े प्रमाण पर माइग्रेशन हुआ था और मुझे खुशी है कि मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था तो करीब 5 योजनाएं ऐसी थी जिसका बड़े प्रमाण पर राजस्थान को फायदा हुआ। जो मेरे कार्यकाल में वो योजनाओं को मंजूरी मिली। एक जो थी लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना, वो 5,747 करोड़ की थी और 40 साल से लटकी हुई थी। इसमें ये जो बहुउद्देशीय योजना थी, इसमें 6 राज्य राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच समझौता कराना था और अनेक सालों से राज्यों में झगड़े चल रहे थे। मुझे याद है ऐसे करीब 26 झगड़े चल रहे थे। उस काल में 19 झगड़े मैंने अपने कार्यकाल में समाप्त कराए। तो मैं सब मुख्यमंत्री जी को मजाक से कहता था कि मैंने दरवाज़ा बंद किया है, जब तक आपका समाधान नहीं होगा मैं दरवाज़ा को नहीं खोलूँगा। तो बैठ बैठ के ये उसमें से ये लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना थी और इसमें 79 MCM शुद्ध पानी मिलेगा और करीब राजस्थान को 34,000 हेक्टेयर जमीन इससे सिंचित हो सकेगी। दूसरी थी रेणुका बांध परियोजना, रेणुका जी बांध परियोजना। ये राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये भी 2019 में समझौता कराया गया। 4,597 करोड़ की योजना है और 3,893 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार से है। राजस्थान में इस योजना से 97,000 हेक्टेयर यानी करीब 2.5 लाख एकड़ जमीन सिंचित होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी 40 मेगावाट बिजली भी तैयार होती है। तो ये योजना भी उस समय इसका भी मार्ग निकाला गया। किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना 11,550 करोड़ की। ये किसाऊ बांध परियोजना राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच में ही 617 MCM जल उपलब्ध होगा और देहरादून से साबरखेड़ा के पास किसाऊ बांध का सक्रिय भंडारण क्षमता 1,324 MCM होगी और इस परियोजना में 97,000 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई होगा और 660 मेगावाट बिजली भी तैयार होगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट योजना थी वसुंधरा जी और डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी मंत्री थे, मेरे पास बार बार उस समय आते थे। वो ताजेवाला बैराज राजस्थान को पानी, इसके लिए भी हरियाणा के साथ काफ़ी बार मीटिंगें हुई और राजस्थान को 570 MCM पानी देने की सहमति बनी। इसमें से पानी 312 MCM झुंझुनू तथा सीकर जिले में पेयजल के रूप में उपयोग किया जाना है तथा 40% जल का उपयोग सिंचाई में होगा। ये परियोजना में झुंझुनू की लगभग 37,000 हेक्टेयर कृषि भूमि तथा चूरू की 63,000 हेक्टेयर कृषि भूमि यानी करीब 2.5 लाख एकड़ को इससे पानी मिलेगा। इसके साथ साथ एक
नदियों को जोड़ने के लिए आपस में भी हमने योजना बनाई थी, पर इसका एमओयू राज्यों के बीच में नहीं हुआ। मेरा बहुत आग्रह था कि राजस्थान की समस्या देखते हुए यमुना राजस्थान संपर्क परियोजना जो जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर 2 लाख हेक्टेयर को कृषि भूमि को सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। राजस्थान साबरमती संपर्क परियोजना जो जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर जिले की 5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई क्षमता बढ़ जाएगी। पार्वती चंबल संपर्क परियोजना काली सिंध जो झालवाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले के 43,000 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। इसको मैंने काफ़ी प्राधान्य दिया था, पर उसमें राज्यों के बीच में जो एमओयू होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अभी शेखावत जी मंत्री है, वो भी इसके पीछे लगे हैं और निश्चित रूप से ये पूरा होगा। मैं एमएसएमई का मंत्री था तो जयपुर में कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड इंस्टीट्यूट, इसका बार बार उल्लेख मैं करता हूँ। यहाँ हमने गोबर से पेंट बनाया 2020 में, खादी प्राकृतिक पेंट, इसकी 50 यूनिट जो है तैयार हुई है, देश में चल रही है, 8 राजस्थान में चल रही है। यह पेंट बाजार में बिकने वाले सामान्य पेंट से एंटीबैक्टीरिया, इको फ्रेंडली और विशेष रूप से सस्ता है। तो ये भी 500 टन पेंट का उत्पादन राजस्थान में भी हो रहा है। अभी छत्तीसगढ़ की सरकार ने ये पेंट को मैंडेटरी किया है गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विशेष रूप से ये जो इरिगेशन का है वो 1,26,480 करोड़ के प्रोजेक्ट जो मंजूर हुए, जिसमें से काफ़ी बड़े प्रमाण पर पानी राजस्थान को मिलने वाला है। विशेष रूप से हमारे रोड के बारे में मुझे वैसे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जाते ही हो तो आप देखते ही हो। राजस्थान में हम 41,000 करोड़ के 3 ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है, अभी रतलाम तक लगभग पूरा हुआ है। मुंबई में भी काम चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल मार्च अप्रैल तक इसका इनॉग्रेशन करेंगे। इसमें विशेष रूप से राजस्थान में ये राजस्थान से एक्सप्रेसवे जो है पिनानगांव, राजस्थान से दिल्ली की दूरी 130 किलोमीटर कम होगी। और ये हाईवे जो है इसको हमने अभी जयपुर के लिए एक नई कनेक्टिविटी दे रहे हैं जो बांदीकुई कुछ नाम है, वहाँ से डायरेक्ट जयपुर आएगा। तो मेरे हिसाब से 2 घंटे के अंदर, पौने 2 घंटे के अंदर हम जयपुर आ पाएंगे। ये जो एक्सप्रेस वे उसमें वन्य जीव क्रॉसिंग के लिए पहली बार देश में बहुत आइडियल काम किया है। इसमें करीब राजस्थान में 270 अंडरपास है, 152 ब्रिज है, 2 ओवरपास है, 12 फ्लाईओवर है और 7 आरओबी बनाए गए हैं। इसमें जो वन्यजीव क्रॉसिंग होंगे, जिसमें राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व, एक बहुत बड़ा एलिवेटेड रोड बना रहे हैं हम लोग, और मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान में इको सेंसिटिव सुरंगें बनाई गई है, जो भारत में पहली बार 8 लेन चौड़ी सुरंग होगी। मैं जब यहाँ गया था तो वहाँ एक कार्टून था कि ऊपर में टाइगर बैठा था और एक बच्चा अपने माँ को बता रहा था गाड़ी में बैठकर, देखो ऊपर में टाइगर बैठा है। ये पहली बार अंदर से टनल है और ऊपर में फॉरेस्ट है, और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान में ही नहीं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हमारी वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमने ये काम किया है। ये बांदीकुई से जो जयपुर की है उसके लिए 1500 करोड़ का 67 किलोमीटर 4 लेन रोड का काम शुरू हो गया। ये हम लोग मार्च अप्रैल तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ राजस्थान में अमृतसर जामनगर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है जो 917 किलोमीटर का 22,000 करोड़ का है, और ये 650 किलोमीटर कॉरिडोर अब बन गया है। और राजस्थान में 637 किलोमीटर यानी 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर में 502 किलोमीटर का मार्ग बन गया है। ये पंजाब में 155 और गुजरात में 125 किलोमीटर है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि देश की 3 रिफाइनरी, पंजाब की भटिंडा रिफाइनरी, राजस्थान की बाड़मेर
रिफाइनरी एवं गुजरात की जामनगर रिफाइनरी, तीनों को जोड़ता है। और आगे ये मुद्रा और कांडला पोर्ट को जोड़ा जाएगा। तो पोर्ट एक्टिविटी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राजस्थान से जो कटरा जाने वाला दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे है, ये अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को कपूरथला जिले में सुल्तानपुर लोधी के पास दिल्ली कटरा एक्सप्रेस जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर से राजस्थान के लोगों को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से वैष्णो देवी की यात्रा सुगम होगी। राजस्थान लुधियाना कनेक्टिविटी में अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को लुधियाना को कनेक्ट करने के लिए 2,500 करोड़ से 75 किलोमीटर लुधियाना बठिंडा हाईवे बन रहा है। ये हलवारा से प्रस्तावित है। लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाएगा और राजस्थान के प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। अम्बाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर ये 12,000 करोड़ का है, 313 किलोमीटर। ये भी हरियाणा के नांगल चौधरी में एक MMLP भी बन रहा है। और कैथल एवं जींद में राजस्थान को दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। राजस्थान से अम्बाला चंडीगढ़ कनेक्टिविटी के लिए करीब 1700 करोड़ की हम 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण कर रहे हैं। इससे राजस्थान से अम्बाला होकर चंडीगढ़ से शिमला जैसे पर्यटन स्थलों को कनेक्टिविटी मिलेगी। उज्जैन गरुड़ ग्रीनफील्ड हाईवे भी 2700 करोड़ का है। ये भी कोटा से उज्जैन जाने से जो 6 घंटे का समय लगता है, ये करीब 2-2.5 घंटे में आएगा। इस एक्सप्रेस में उज्जैन से कोटा 2-2.25 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये भी दिसंबर 2024 में बन जाएगा। ये गरुड़ में दिल्ली मुंबई हाईवे से भी जुड़ेगा। राजस्थान में सड़कों के निर्माण कार्य में हमने काफ़ी योजनाएं ली, काफ़ी लंबा काम किया है। वो सब मैं पढ़कर आपका समय नहीं लूँगा। राजस्थान में नेशनल हाईवे की लेंथ बहुत बड़ी है। करीब 2 लाख करोड़ के काम हम राजस्थान में कर रहे हैं और आने वाले समय में और 1 लाख करोड़ के काम करेंगे। जयपुर का ग्रीनफील्ड रिंग रोड फंसा था और वसुंधरा जी उस समय मुख्यमंत्री थी और हमने उसको टेक ओवर किया और उसमें से 92 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड रिंग रोड बन रहा है। उसमें से 1261 करोड़ लागत से 46 किलोमीटर 6 लेन रिंग रोड के दक्षिण भाग का निर्माण 2020 तक पूरा हो जाएगा और 2500 करोड़ की लागत से 46 किलोमीटर 6 लेन रिंग रोड का उत्तर भाग का टेंडर दिसंबर तक हो जाएगा। वो भी 2023 तक हो जाएगा। ये रिंग रोड आगरा रोड से दिल्ली बाईपास और अचरोल होकर चौक गांव तक बनेगा। जयपुर दिल्ली जो पुराना रोड है, इसकी बहुत तकलीफें थी और इसकी काफ़ी अड़चनें थी। वैसे किशनगढ़ तक हम इसको सुधार रहे हैं। जयपुर से दिल्ली तक इसमें हम 1100 करोड़ की लागत से काम शुरू कर दिया है। यह काम अगस्त 2024 तक पूरा होगा और इसके कारण निश्चित रूप से इस रोड के सर्विस रोड है जयपुर तक के, वो अच्छे हो जाएंगे। अनेक फ्लाईओवर बन रहे हैं तो ये भी रोड अच्छा होगा। सरिस्का में जो एलिवेटेड रोड हम बना रहे अलवर में, ये राष्ट्रीय उद्यान में नटनी के 12 थारों में थानागाजी थैंक यू बोर्ड तक 2000 करोड़ की लागत से 23 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर एलिवेटेड रोड बना रहे हैं और इसका DPR अभी दिसंबर तक बन जाएगा। ये एलिवेटेड रोड के लिए स्पेशल टेक्निक है। हमने मलेशिया से और सिंगापुर से अपने अच्छी टेक्नोलॉजी लाई है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर केवल 30 मीटर होता था भारत में, अब वो 120 मीटर कर दिया है। तो बीच के पियर निकलने से कॉस्ट कम हो गई और ऊपर का जो बीम है वो स्टील फाइबर में कास्ट कर रहे हैं। तो यही टेक्नोलॉजी इसमें आएगी। ये अलवर के थानागाजी से जयपुर के शाहपुरा तक करीब 174 करोड़ की लागत से 36 2 लेन पेव शोल्डर का भी निर्माण हो रहा है। थानागाजी में बाईपास बनने से चौड़ीकरण से जयपुर से अलवर आना जाना सुगम हो जाएगा। जोधपुर ग्रीन रोड है 2000 करोड़ का, ये भी बन रहा है। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और जयपुर आने वालों को वाहनों का समय और ईंधन बचेगा। 2024 तक 75 किलोमीटर काम पूरा होगा और बाकी काम अगस्त तक पूरा हो जाएगा। जोधपुर का एलिवेटेड रोड का भी DPR बन रहा है, वो भी हम जल्दी बनाएंगे। नाथद्वारा से 4 भुजाजी तक ये भी करीब 900 करोड़ का 90 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर रोड हम 2025 तक पूरा करेंगे। जो कुंभलगढ़, दुर्ग, हल्दीघाटी, श्री एकलिंग नाथ जी, नाथ श्रीनाथ जी और 4 भुजाजी तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी और इंदौर, उज्जैन और रतलाम को नाथ द्वारा आने जाने का समय बचेगा।
रासमंडल ग्यावर गोमती तक निर्माण के लिए, रास से भीलवाड़ा तक, और उसके बाद में करीब रास में जो सीमेंट और कपड़ा उद्योग है उसको इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हनुमानगढ़ से कैचियन तक ये भी एक रोड हम बना रहे जो अमृतसर जामनगर कॉरिडोर को कनेक्ट होगा, इसमें भी काफ़ी सुविधाएं हमने दी है। झालावाड़ से उज्जैन तक ये भी रोड सुरासा, पिपलिया, जैथल, झालावाड़ से महाकाल नगरी उज्जैन के जाने से समय बचेगा। प्रतापगढ़ से नीमच एवं चित्तौड़ की कनेक्टिविटी में भी उसका भी हम डीपीआर बना रहे हैं। मंदसौर के बही, बालबुड़ा, अम्बा, कानगट्टी, उगरान से राजस्थान की सीमा तक ये आएगा। नीमच जिले के धार्मिक स्थल भादो माता, चड़ोल तक ये भी हम सब जोड़े। चित्तौड़गढ़ से राजस्थान तक लोगों को बहुत सुविधा होगी। अजमेर से नागौर तक भी हम एक निर्माण कर रहे काफ़ी, जो देवल, डूंगरपुर, सांगवाड़ा ये भी रोड बना रहे हैं। ये राजस्थान में लगभग हाईवे के काम में हमने काफ़ी अच्छे काम में राजस्थान में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी दी है। उसके साथ साथ अभी जयपुर से दिल्ली इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रिक हाईवे जिसका कल मैंने ऐलान किया था कि इलेक्ट्रिक केबल पर 3 बसें जोड़कर, जैसी ट्रेन होती है वैसे 3 बसें जोड़कर इलेक्ट्रिक पर 3 और 2 बसेस से, जिसमें बिजनेस क्लास जैसी सीटें होगी, जैसे हवाई जहाज़ में सुविधा मिलती है, वो लैपटॉप पर आप देख सकोगे, नाश्ता, चाय, पानी मिलेगा, एयर होस्टेस जैसी सुविधा रहेगी। और 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर ये डिस्टेंस पूरा होगा। और इसका टिकट ये जो डीजल बस से जो आते हैं उससे 30% कम होगा। बाद में इस रोड पर हम इलेक्ट्रिक ट्रक भी चलाने की कोशिश करेंगे, जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम होगी। जहाँ 100 रुपये का पेट्रोल लगता है वहाँ 25 रुपये का इथेनॉल लगता है और करीब 10 रुपये की बिजली लगती है। तो राजस्थान में यहाँ की फल, फूल, सब्जी, मैं कल एक बस्सी गांव में गया था तो किसान मुझे मिले, उन्होंने कहा हमारे ज़मीन के भाव 3 गुना बढ़ गए, और पूरी तरह बैकवर्ड एरिया के जो डिस्ट्रिक्ट थे वो हाईवे के कारण विकसित हो रहे हैं। नए उद्योग, नए व्यापार आएगा। हमारा ये प्रिंसिपल है कि अगर हमें विकास करना है तो उद्योग व्यापार को बढ़ाना होगा, खेती का उत्पादन बढ़ाना होगा, खेती में सिंचाई और सीड और कलम ये अच्छी होगी, और तब खेती बढ़ेगी सिंचाई के द्वारा। और उद्योग व्यापार आएगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। राजस्थान की विशेषता ये है कि यहाँ पर्यटन बहुत होता है। मैंने सुना कि जयपुर में सबसे ज़्यादा 3 स्टार 5 स्टार होटल देश में जयपुर में है। ये इसीलिए कि टूरिज़्म है, और टूरिज़्म ऐसा सेक्टर है उसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। और हमने अच्छे रोड बनाने के कारण मैं उम्मीद करता हूँ ये टूरिज़्म 3 गुना बढ़ेगा, और इसका टूरिज़्म बढ़ने के कारण रोजगार की क्षमता बड़े प्रमाण पर होगी। हमारे मैनिफेस्टो में रोजगार निर्माण करने के बारे में विशेष रूप से आश्वस्त किया गया है। कल नड्डा जी ने उसका प्रकाशन किया है। तो ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज़्म को बढ़ावा देगा, और टूरिज़्म से नए रोजगार भी निर्माण होंगे, इकोनॉमी भी अच्छी होगी। उसके साथ साथ माँ बहनों की सुरक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है, और राजस्थान के लिए तो विशेष रूप से ज़्यादा है। तो कानून और व्यवस्था भी अच्छी होगी, विकास भी होगा, रोजगार भी निर्माण होगा, गरीबी भी दूर होगी, और राजस्थान प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न होगा। तो राजस्थान के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार अगर आएगी तो गति और बढ़ेगी। उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। कल हमारा नड्डा जी ने चुनाव घोषणा पत्र भी जारी किया है, और आज भी भारत सरकार की उपलब्धियां काफ़ी कुछ है, पर समय के कमी होने के कारण मैं सब कुछ आपको बता नहीं पाया। मेरे ही डिपार्टमेंट में बहुत है, बहुत CRF में ब्रिजेस बन रहे हैं, 25-30 तो ROB बन रहे हैं। तो एक प्रकार से राजस्थान की तस्वीर तेज़ी से बदल रही है, और मुझे विश्वास है कि राजस्थान की जनता के सहयोग से फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमारी जीत होगी, और डबल इंजन की सरकार जो है वो आकर उसमें विकास की गति और बढ़ेगी। मैं जो कुछ मुझे कहना था वो मैंने आपको कहा।
फिर से एक बार जयपुर की जनता को कल के स्थापना दिन के उपलक्ष्य में मेरी हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। आपको जो पूछना है इसी विषय के संबंध में लेकिन हम सर पिछले 5 सालों में ERCP को लेकर हम लड़ते झगड़ते रहे। हम कह रहे हैं कि जो करीब 12,648 करोड़ रुपए हैं उनकी जो योजनाएं ऐसी लेके आ रहे हैं इरिगेशन से संबंधित। तो सर कुल मिलाकर सर राजस्थान में केंद्रीय जो मंत्री जल शक्ति मंत्री दिए सर, उसमें कांग्रेस सर कुछ काम नहीं हो पाया। देखिए, मैं और एक बात बताने के लिए भूल गया कि जो 6 प्रोजेक्ट्स मेरे कार्यकाल में क्लियर हुए हैं वो 1,26,000 करोड़ के हैं और उसमें मैक्सिमम पानी राजस्थान को मिलने वाला है। दूसरी बात, और एक बात मैं बताने के लिए भूल गया कि जो इंदिरा नहर योजना है, इंदिरा कैनाल बोलते हैं, वो फूटा हुआ था सब जगह पर। और पंजाब में तो प्रकाश सिंह बादल साहब के गांव से उधर वो इतना ज़मीन खराब हो गई थी, तो मैंने उस समय मेरे कार्यकाल में 2,500 करोड़ रुपए उसके लिए मंजूर किए। और उस कैनाल के बारे में ये बातें सामने आई थी कि उसको अगर हम कॉन्क्रीटीकरण करेंगे तो राजस्थान के 8 डिस्ट्रिक्ट को पानी मिलेगा। अभी मैं आप चर्चा कर रहा था तो मुझे आज ही पता चला कि जैसलमेर तक पानी अब पहुंचा है। तो एक प्रकार से इरिगेशन ये सर्वोच्च प्राथमिकता है और पहली बार देश के इतिहास में ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसको हमने प्राधान्य देकर मंजूरी की है। और मुझे मालूम है कि राजस्थान में पानी यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको अनुरोध करूंगा, मुझे अभी 7 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स। उसमें से 4 डॉक्टरेट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में है। और आपके राजस्थान की जैसी स्थिति है वैसी मैं विदर्भ में रहता हूँ, महाराष्ट्र के, वहाँ ऐसी स्थिति है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। और मैं जो NGO में काम करता हूं उसको वर्ल्ड अवार्ड मिले हैं और अनेक जगह पर कुएं तैयार हुए, पानी आया। मैंने पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला में 36 तालाब बना के दिए। अभी कम से 1,000 तो अमृत सरोवर बना है। हम ये कहते हैं कि रोड बनाते समय हमको मिट्टी लगती है, तो मैं राज्य सरकार को अनुरोध करता हूँ कि हम फ्री ऑफ चार्ज नदी नालों का खोलीकरण, रुंदीकरण कर देंगे। किसानों को हम लोग लेक बना के देंगे और वो मिट्टी हम रोड में लाएंगे और फुकट में काम करके देंगे। जिन राज्यों ने हमारी इस योजना का फ़ायदा लिया वहाँ हमने अनेक लेक बनाए, वाटर स्टोरेज हुआ, वाटर कंजर्वेशन हुआ, कुएँ आए। अब भारत सरकार ने सोलर पंप दिए। मेरे खुद के खेती पर 3 कुएँ थे, मैंने नाला खोदा और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप सोलर के लगाए। आपको ताज्जुब होगा, मेरे घर पर 12 घंटे पानी आता है और 60 एकड़ पूरा ड्रिप इरिगेशन से खेती होती है। क्यों? क्योंकि मैंने नदी नालों का खोलीकरण किया। तो राजस्थान में हम ये फुकट में करने के लिए तैयार हैं। मैं जब ये विशेष रूप से ये जो बाड़मेर में जब गया हाईवे देखने के लिए, तो पूरा चूरू विधानसभा में 700 किलोमीटर बही है। तो मैं देखा कि क्यों नहीं हमारे इसका उपयोग करके आप जल संवर्धन का कार्यक्रम हुआ। तो राज्य सरकार सहयोग करती तो होता। तो मेरा आपसे विश्वास है कि हमारे सरकार की सिंचाई के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सब प्रोजेक्ट्स हम लगातार क्लियर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना हमने बनाई है और जल संवर्धन के काम को हम हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बायतू के दौरे पर थे बाड़मेर में, तो उन्होंने कहा कि कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। तो इसके लिए जयराम रमेश जी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के नेताओं के प्रति घृणा का सहज अंदाज उनके बयान से लगाया जा सकता है और ये एक हेट स्पीच का उदाहरण है। प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति कैसे लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं? प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ कहा नहीं है और मुझे लगता है कुछ लोग जानबूझकर गैर अर्थ लगाकर इंटरप्रेट करके उसको करते हैं। प्रधानमंत्री के मन में भी बात नहीं है, उनका तो दृष्टिकोण ये रहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास। सर नमस्ते, मैं जय किशन हूँ इधर आज तक से। सर आज छत्तीसगढ़ MP में पोलिंग हो रही है सर,
और इसी बीच में सर कर्नाटक के कांग्रेस के मंत्री है ज़मीर अहमद सर, उन्होंने कंट्रोवर्शियल बयान दिया। उन्होंने कहा कि पहले अब स्थिति ये हो गई है कि पहले एक भी मुस्लिम स्पीकर नहीं हुआ करता था, आज 9 मुस्लिम विधायक है, इसमें 5 मंत्री, और आज बीजेपी के भी नेताओं को मुस्लिम स्पीकर को नमस्कार करना पड़ता है। तो आपको लगता है कि ये चुनाव के दिन एक भड़काने वाला बयान था जानबूझकर सर? मैं ऐसे बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। NH40 नहीं, दिल्ली जयपुर ना। देखिए, आपका बिल्कुल सही है, ये मेरे मंत्री बनने के पहले की समस्या है। इसमें 4 कॉन्ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए, अनेक कोर्ट केसेस हुई। अभी जो काम शुरू हुआ उस कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट किया, हाई कोर्ट ने फिर स्टे दिया और अब उसको स्टे को वेकेंट करके नए अच्छे कॉन्ट्रैक्टर हमने चुना है, वो आया है टेंडर में, पटेल इंजीनियरिंग करके, उनने काम की शुरुआत कर दी है। अब दिसंबर जनवरी तक पूरा रोड अच्छा हो जाएगा। बाकी आपकी बात सही है कि पिछले अनेक सालों से आपको इस रोड के कारण बहुत तकलीफ हुई। मैं भी आने के बाद लगातार कोशिश कर रहा हूँ, इसके सर्विस रोड, फ्लाईओवर्स, अब ये काम इतने दिन आपने सहा है, अब आपको दिसंबर जनवरी के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी, ये रोड पूरा हो जाएगा। सर एक मिनट आप कभी विदेशों में जाएंगे, जैसे अमेरिका में जाओगे, यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, तो टोल कहीं समाप्त नहीं होता। दुर्भाग्यवश मैं इसका जन्मदाता हूँ। देश का पहला टोल प्रोजेक्ट ठाणे भिवंडी बाईपास मैंने ही शुरू किया था, और फिर मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल और वो समुंदर में जो वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे हाईवे बनाया था। देखिए, मजबूरी से आया है, क्योंकि सरकार के पास रिसोर्सेस कम है और अगर हम काम करेंगे तो अनेक साल तक काम करना पड़ेगा, इसलिए हम बाहर से कर्जा उठाकर काम करते हैं। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, अगर दिल्ली से जयपुर अगर आप जाएंगे, पहले 6 घंटे लगते थे, अगर आप 2 घंटे में जाएंगे तो आपका डीजल नहीं बचेगा, पेट्रोल नहीं बचेगा, समय नहीं बचेगा। तो कभी ना कभी इस बात को स्वीकार करना होगा कि इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। मुझे यही सवाल दिल्ली के 5 स्टार होटल में पत्रकार पूछते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आपने ये कार्यक्रम आपका ये ताज पैलेस ताज मानसिंह में क्यों लिया? आपको ऑप्शन था, रामलीला मैदान पर बिठा देते एक कोने में, हम भी बैठ जाते, आप भी बैठ जाते, फुकट में काम होता, चाय वही का पी लेते और कार्यक्रम सस्ते में होता। पर इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। धीरे धीरे एक बात है कि पैसा वसूल होने के बाद टोल थोड़ा कम करते हैं। अब हम टोल नाके समाप्त कर रहे हैं और अभी 65 किलोमीटर के इसमें टोल नहीं होगा, वो भी बात का पालन करेंगे। और सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रहे हैं, नंबर प्लेट का फ़ोटो निकलेगा, फास्ट ट्रैक भी रहेगा और आपके बैंक अकाउंट से जहाँ से आप निकले और जहाँ से बाहर निकले उतना ही टोल आपके। अभी क्या होता है कि आप 70 किलोमीटर से 40 किलोमीटर जाते हैं पर टोल आपको पूरा देना पड़ता है। तो हम उसको रैशनलाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी तकलीफ़ें कम होंगी। पर हम लोग 670 रोड साइड एम्यूनिटीज़ बना रहे हैं, टोल नाके वहाँ हम लोग हेलीपैड बना रहे हैं, हम लोग काफ़ी बड़े प्रमाण पर जब सब बड़ी बड़ी सुविधाएं दे रहे हैं तो उसको भी पैसा लगेगा। तो स्वाभाविक रूप से ये रिसोर्सेस कम होने के कारण स्वीकारा हुआ मार्ग है। पूरे दुनिया में आप किसी भी देश में जाइए, वो आपको वही हाईवे पे जाते हुए टोल देना पड़ता है। सर लोकमत से जितेंद्र, एक मिनट आप बोलो प्रधान जी बोलो। हाँ, आपकी बात सही है, मैंने इसके ऊपर मॉडल तैयार किया है। राजस्थान का नया सिंचाई मंत्री बनेगा तो उसको मैं मदद करूँगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके नज़दीक मथुरा में मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो ये जो सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट होती है ना, तो मैं अपने शहर में टॉयलेट का पानी बेचता हूँ। 7 साल से 300 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो मैंने मथुरा का 90 mld स्लज, इसका हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट तैयार किया और 40% सरकार ने दिए, 60%
इन्वेस्टर ने लाए, त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, और वो 90 mld स्लज को शुद्ध पानी करके वो इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को हम देते हैं, वो साल के 20 करोड़ रुपए देते हैं। तो उससे क्या हुआ, जो 25 करोड़ पानी के यूपी सरकार को देती थी इंडियन ऑयल, उनको 20 करोड़ में पानी मिला। 90 mld स्लज जो गंदा पानी था वो मथुरा का शुद्ध हुआ। और तीसरी बात, जहाँ सरकार को पूरे पैसे देने पड़ते थे वो 40% में काम हुआ। तो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम हमारी ग्रोथ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसलिए इससे जल्दी काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमको अनेक क्षेत्रों में इसका उपयोग करना चाहिए। आप मुझे बताएंगे कोई नया सिंचाई मंत्री आएगा तो मैं उसको बराबर, जल शक्ति मंत्री है सर। हाँ उनको भी बताएंगे। प्रधान जी सर हाँ देखिए, रोड सेफ्टी पर कुछ बातें नहीं हुई, ये ठीक बराबर नहीं होगा, पर रोड सेफ्टी पर हमको सफलता नहीं मिली अभी तक, बहुत कोशिश करने के बाद, ये दुर्भाग्य से सच है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है और मरने वालों की संख्या में 18 से 34 वयोगट के 60% लोग हैं। इसके 4 कारण हैं: रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसके बाद में एजुकेशन और इमरजेंसी और इन्फोर्समेंट। हमने नया कानून बनाया, फाइन बढ़ाया, अब गाड़ी स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, मोबाइल पर गाड़ी चलाते समय बात नहीं करनी चाहिए, रेड सिग्नल होगा तो रुकना चाहिए, लेन डिसिप्लिन है उसका पालन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी एक विचित्र अवस्था हमारे यहाँ है। और ये बात सच है कि राजस्थान में भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं और इसलिए हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो हमने बहुत सुधार किए। अभी एयर बैग भी 6 आ गए इकोनॉमिक मॉडल में। हमने पोल्यूशन और एक्सीडेंट, हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन सब कुछ लाया। तो हम बड़े प्रमाण पर प्रदूषण कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर रोड सेफ्टी में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी बसेस का जो कोड है, अभी बसेस जो बनती थी वो पुराना, कोई भी हाथौड़ा लेके बॉडी पर, वो बंद हो गया। मैंने ऑर्डर निकाल दिया, अब अच्छे स्टैंडर्ड की बसेस बनेगी, बड़ी कांच होगी और वहाँ बाजू में हथौड़ा होगा, वो ठोक के लोग बाहर निकल सकेंगे। ऐसे बहुत से सुधार किए हैं, पर लोगों के सहयोग के बिना, ह्यूमन बिहेवियर को बदले बिना नहीं हो पाएगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है 2004 में। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था महाराष्ट्र में, तो मेरा 4 जगह पैर टूटा हुआ है और मेरी पत्नी, बच्चे सब एक्सीडेंट में, बहुत मुश्किल थी। और इसलिए मैं भी इसके लिए बहुत संवेदनशील हूँ, बहुत कोशिश कर रहा हूँ। पर मैं अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, NGO, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज़ और सभी सामाजिक संगठनों को आह्वान करता हूँ कि रोड सेफ्टी के कार्यक्रम में आप भी आइए, लोगों को समझाइए। लोगों का ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा तब तक इसमें कमी नहीं आएगी। बिल्कुल, जरूर, आपकी बात सही है, हम जरूर कोशिश करेंगे। सर हाँ, ये आप बोलिए, इनका होने दो, एक मिनट। हाँ, लोकमत समूह महाराष्ट्र, जितेंद्र, एक सवाल है सर। जयपुर अजमेर हाईवे आपने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या जाम की है। किसी व्यक्ति को पहुँचना है तो कई बार तो घंटों घंटों जाम में फंसा रहता है। जाम के निस्तारण की कोई योजना है क्या सर आपके पास? नहीं, हाईवे अच्छा बनने के बाद जाम तो नहीं होना चाहिए, पर आपने जो कहा है, अभी काम चल रहा है सर, नए हाईवे बन रहे हैं, ये भागरोटा के पास आकर जाम लगता है। मैं एक बार, मुझे सब रोड की जानकारी नहीं है, पर आप बोल रहे हैं जयपुर अजमेर रोड ना जी, मैं इसके बारे में जरूर आज जानकारी लूँगा और कार्रवाई करूँगा। इसमें क्या जो प्लानिंग बनी ना सर, उसमें कुछ जगह जहाँ ओवरब्रिज बनने चाहिए उसकी जगह डिफरेंट जगह ओवरब्रिज बना दिए, तो उसकी वजह से सबसे मैं चेक कर लूँगा। जो उन्होंने बोला वो उनको पूछिए, मैं जो बोलूँगा वो मुझे पूछ, नहीं, मैं अपनी बात कहूँगा। ले
कार्रवाई बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको, क्योंकि जितनी भी सब्जियों का उत्पादन हो रहा है 80% उसी पानी से हो रहा है, जिसे हम सब खा भी रहे हैं और स्वास्थ्य पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव है। कई सरकारें आई गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आपकी बात तो ये राज्य सरकार से संबंधित विषय भी है, पर ज़रूर आपकी बात हम ध्यान रखेंगे और जो कुछ करने लायक हो करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी काम करता हूँ और हमारी फार्मर प्रोड्यूस कंपनियाँ 20 कंटेनर सब्जियाँ कनाडा और अमेरिका में बेचती है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र कम करना और इस प्रकार का पानी भी होगा तो उसको भी स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंता करनी होगी। जरूर उसके ऊपर आपकी बात सर। हाँ एक मैं करेंगे सर। हाँ ज्योति खंडेलवाल, थार समाचार से। सर, कल आप लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन जो ओपीएस है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो जो कर्मचारी है वो असमंजस में है कि यदि बीजेपी की सरकार आती है तो ओपीएस चालू रहेगा या नहीं। देखिए, इसके बारे में प्रदेश के अध्यक्ष जी और हमारे जो कुछ है वो बताएंगे। मुझे इस विषय की ज़्यादा जानकारी नहीं है। सर इलेक्शन जो पड़ता है हम सोचते हैं अपनी सुविधाएं आ गई, इसकी वजह से सामने वाले को इलेक्शन नहीं पड़ता है। कितनी भी अच्छी से अच्छी लाइटिंग करें, लेकिन पहले वो ब्लैक कंप्यूटर को आगे को इलेक्शन नहीं पड़ता था। अब इन्होंने देखा गाड़ियों से नहीं पड़ता, चलाने वाले को भी ध्यान रखता है। इसकी व्यवस्था किसी ने पुलिस वाले बात की कैंपीन से तो हाईकोर्ट की दिए हैं, इसलिए इलेक्शन न पड़े सामने वाला। हाई बीम पे चलाते हैं लोग, उसका फॉलो नहीं पर करते। अभी बड़े प्रमाण पर ये प्रॉब्लम में क्या हुआ है कि पहले ऐसे ड्राइवर के आंखों पे जाते थे वो, अब काफ़ी बड़े प्रमाण पर उसमें टेक्नोलॉजी ऐसी बदली है कि वो ड्राइवर के आंखों पर आते नहीं। फिर भी आप कह रहे तो मैं जांच करूँगा। सर, सेंचुरीज़ के ऊपर से आप रोड निकालने की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो कंस्ट्रक्शन जो पीरियड होगा उस समय और उसके बाद जो वाइल्ड लाइफ है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ कदम? सर, हम पूरी चिंता करेंगे। हमने हर समय इकोलॉजी इन्वायरमेंट हम इसकी काफ़ी चिंता करते हैं। मैं भी बहुत संवेदनशील हूँ, हम पूरी चिंता। हमने इस साल अभी तक 78 लाख पेड़ ट्रांसप्लांट किए हैं। 3 करोड़ 80 लाख 3 मीटर के पेड़ हमने लगाए हैं। हमने बाम्बू का क्रैश बैरियर तैयार करके उसको मान्यता दी है। हम बिटुमिन में 15% रबर पाउडर और वेस्ट प्लास्टिक डाल रहे 7%। हमने फ्लैश का पूरा उपयोग कर रहे हैं, स्टील स्लैग का उपयोग कर रहे हैं। अब जितना इकोलॉजी है ना, अभी कचरे में हमने दिल्ली में गाजीपुर के टेकड़ी में 25 लाख टन कचरा रोड के अंदर डाल दिया। अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में 30 लाख टन कचरा अहमदाबाद का रोड में डाल दिया। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए निश्चित रूप से हम ध्यान रखेंगे और वाइल्ड लाइफ की तरफ भी ध्यान देंगे। मंत्री जी, मेरा एक लास्ट सवाल है, क्योंकि आपकी हर पत्रकार वार्ता के अंदर में हर पत्रकार एक बात पूछता है कि टोल टैक्स पे पत्रकारों को टोल फ्री क्यों नहीं किया जाता? मंत्रियों के लिए फ्री है, अधिकारियों के लिए फ्री है, तो पत्रकारों के इससे अलग क्यों किया जा रहा है? पहली बात तो ये टोल फ्री आप कभी मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि मैं झूठ बोलने वाले में से नहीं हूँ। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये जब पॉलिसी बनी तब उसमें से कुछ आए। अभी क्या है, मेरे पास स्वातंत्र संग्राम सैनिक की एप्लीकेशन है, फिर मेरे पास विद्यार्थी जो पढ़ते उनकी एप्लीकेशन है, सब मुझे ये पत्रकारों की। हमारे देश में ये जो फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है नहीं फुकट क्लास, इसकी संख्या एक के पीछे और कैटेगरी बढ़ती जा रही है। मैं अगर पेंडोरम बॉक्स खोल दूँ तो आपके साथ फिर और मेरे सामने अनेक लोग आएंगे। तो मैं क्षमा मांगूंगा आपसे, ना मैं आपका काम कभी कर पाऊँगा और ना हो सकता है। कल जो जनसंकल्प पत्र जारी किया गया उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई। आपने भी आज तमाम बातें गिना दी इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या आपको लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी को वोट दिला पाएगा? देखो, कोई वोट मिलाने के लिए और दिलाने के लिए हम काम नहीं कर रहे। पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमें जब अवसर मिला है तो हम देश के लिए, समाज के लिए, गरीब के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके वो करना हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। वोट किसको देना और नहीं देना ये जनता की अधिकार है, इसलिए अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वोट मिलेगा और ये लोगों के दरबार में जनता इसका निर्णय करेगी। पर हम वोट मिलना चाहिए इसलिए नहीं काम कर रहे। वोट देगा उसका भी काम करेंगे, वोट नहीं देगा उसका भी काम करेंगे।
आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जो वर्तमान है मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में अनेक बार आते हैं, वो बार बार कह चुके हैं कि हम उनके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ, जो भी उनने कहा वो काम करने की हमने कोशिश की। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, यही मोदी जी ने हमको कहा है। उसी के आधार पर हम कभी डिस्क्रिमिनेट भी नहीं करते। जितने एमपी कोई भी पार्टी के आते, कोई भी लोग मुझे देते, किसी ने भी मुझे कुछ दिया तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये काम कैसे हो। तो यही हमारी कोशिश है। इसके ऊपर जनता है, जिसको देना है उसको वोट दे, लोकतंत्र में उसका अधिकार है। चलो ठीक है मित्रों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभारी हूँ।